हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और मैनेजमेंट में आज हमारा 15वां लेसन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लागत लेखांकन। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में उत्पादन पर होने वाले विभिन्न प्रकार के व्ययों का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक पद्धति से एक उचित विभाजन किया जाता है। इसमें किसी भी वस्तु के उत्पादन कार्य की लागत का उचित ज्ञान हो सके। लेखांकन की इस प्रक्रिया उत्पादन कार्य की विभिन्न अवस्थाओं की लागत ज्ञात की जा सकती है। मतलब उत्पादन की जितनी भी क्रियाएं हैं, इसमें जितनी भी अवस्था में लागत लगी है उसका हमें ज्ञान हो जाता है। वास्तव में लागत लेखांकन एक व्यापक शब्द होता है। इसके अंतर्गत लागत ज्ञात करने और लेखा करने और लागत नियंत्रण करने की समस्त विधियां, प्रक्रिया एवं तकनीकों को शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लागत का ज्ञात होता है, लेखा करने, लागत नियंत्रण करने, समस्त विधियां, प्रक्रिया, तकनीकों को शामिल किया जाता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा लागत लेखांकन को विभिन्न तरीके से परिभाषित किया गया है। ICWA लंदन के मतानुसार व्ययों के किए जाने वाले से मतलब व्यय जो व्यवसाय होता है उसमें किए जाने वाले से लेकर उन्हें लागत केंद्रों तक लागत इकाइयों से संबंधित करने तक लागत का लेखा करने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। किसने कहा था? इतनी लंबी सी डेफिनेशन दी है और डिफिकल्ट थी, तो ये किसने दी है? ICWA के द्वारा दी गई है, लंदन के मतानुसार। इन्होंने क्या क्या है, व्यय मतलब क्रय करने से, जो हमारा क्रय होता है उसमें किए से लेकर, मतलब हमने लिया है वहाँ से लेकर लागत केंद्रों तथा लागत इकाइयों से संबंधित करने तक लागत का जोखा करने की प्रक्रिया से व्याप्त शब्दों में या व्याप्त अर्थों में इसके अंतर्गत सांख्यिकीय आंकड़ों को तैयार किया जाता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, जो सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं उसको तैयार करना होता है। लागत को नियंत्रण विधियों का प्रयोग करना होता है, मतलब हम लागत को नियंत्रित कर सकें, इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। नियोजित या प्रयोग की गई क्रियाओं का लाभदायकता का निर्णय सम्मिलित होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभदायकता का निर्णय शामिल होता है। किसने कहा था? ICWA लंदन के द्वारा कहा गया था कि जो व्यय है, हमारे जितने ही व्यय हैं उनका सांख्यिकीय आंकड़ा तैयार करना, लागत को नियंत्रण विधि का प्रयोग करना, नियोजन का प्रयोग करना, ये सारी जितनी लाभदायक क्रियाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, लागत लेखांकन कहा जाता है। हेरोल्ड जेम्स के कथानुसार लागत लेखा विधि उत्पादन व्ययों का एक इस प्रकार उचित ढंग से विवरण एवं प्रस्तुत करती हैं जिससे इसके मार्गदर्शन द्वारा उत्पादन करने एवं व्यापार पर नियंत्रण कर सकें। किसने कहा था? हेरोल्ड जेम्स के द्वारा कहा गया था। जो लागत लेखा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जितनी लागत है वो उसको हम लिख रहे हैं, उसका क्या होता है, विधि उत्पादन व्ययों का एक प्रकार से उचित ढंग से विवरण होता है। मतलब हमने जितना भी उत्पादन में व्यय किया है उसका क्या है, उचित तरीके से विवरण है, प्रस्तुत करती है। इसके में मार्गदर्शन द्वारा उत्पादक अपने व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है कि अपना इस पर मार्गदर्शन करके हम क्या कर सकते हैं, अपने उत्पादन पर या उत्पादक पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। WW विंग के मतानुसार लागत लेखांकन व्ययों के ऐसे विश्लेषण एवं वर्गीकरण की व्याख्या करता है जिसमें उत्पादन की विशेष इकाइयों की कुल लागत का निर्धारण शुद्धतापूर्वक किया जाता है। जितना भी हमारी उत्पादन की विशेष इकाई है, कुल लागत है, उसका हम क्या करते हैं, निर्धारण शुद्धतापूर्वक करते हैं। और साथ ही यह भी ज्ञात कर सकें कि कुल लागत किस प्रकार से बनी है। जो हमारी कुल लागत है ये भी इसमें के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। किसने कहा था? मतलब अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उन्हें अलग अलग मत दिए हैं। पहले आते हैं कौन? ICWA लंदन के अनुसार इन्होंने कहा था कि जो हमारा व्यवसाय लागत है यह हमारे क्रय किए जाने से लेकर जितनी भी लागत लगी है, लागत इकाइयों में, लागत केंद्रों में, सबको शामिल किया जाता है और उसको लिखना है ना। और ये क्या है, सांख्यिकीय आंकड़े तैयार किए जाते हैं। इसमें लागत का नियंत्रण विधियों का प्रयोग किया जाता है, नियोजन का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग किए जाने वाली क्रियाएं होती हैं उनका लाभदायकता का निर्णय लिया जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? यह लंदन के मतानुसार कहा गया था। फिर आते हैं हेरोल्ड जेम्स के अनुसार इन्होंने कहा था जो लागत लेखांकन है विधि उत्पादन व्ययों का एक व्यवस्थित ढंग से विवरण और प्रस्तुत करती है। इसमें क्या होते हैं, मार्गदर्शन द्वारा जो उत्पादक होता है वह अपने व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। WW विंग आए, इन्होंने कहा कि जो लागत लेखांकन है वह व्यय का ऐसा विश्लेषण और वर्गीकरण करता है जिससे जो उत्पादन की विशेष इकाई है उनकी कुल लागत का निर्धारण शुद्धतापूर्वक किया जा सकता है और साथ ही यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि कुल लागत किस प्रकार से बनी है। लागत लेखांकन की विभिन्न पद्धतियाँ। संगठन का आकार, संसाधनों
और प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। मतलब कोई भी आकार है किसी भी संगठन का, वह उसके साधन और उसकी प्रकृति के अनुसार निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जो फुटकर व्यापार होता है, बीमा कंपनियां होती हैं, विद्युत आपूर्ति कंपनियां इत्यादि। सभी प्रकार के उपक्रम के लिए वित्तीय लेखांकन में अलग अलग ढंग से लिखे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इनमें सही लागत ज्ञात करने हेतु विभिन्न प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। इनका विवरण इस प्रकार दिया गया है। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग व्यापार है, अलग अलग साधन है, उनकी अलग अलग प्रकृति है, तो उसके लेखे भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि कुछ विवरण इस प्रकार दिए गए हैं। इकाई एवं उत्पादन लागत पद्धति। क्या है यह? इकाई एवं उत्पादन लागत पद्धति उन निर्माण उद्योग में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है जहां पर उत्पादन की समस्त इकाइयां एक गतिशील होती हैं। इसमें क्या होती हैं, उत्पादन की जितनी भी समस्त क्रियाएं होती हैं वह एक समान गतिशील रहती हैं। उनमें क्या होता है, इकाई या फिर उत्पादन लागत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और जो उत्पादन प्रक्रिया है वह निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया को इकाई लागत पद्धति कहा जाता है। इकाई लागत पद्धति अथवा उत्पादन लागत पद्धति के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब इसमें उत्पादन भी एक लगातार यूनिट से चल रहा है, इकाई लागत भी लग रही है, तो इसे क्या कहा जाता है, इकाई लागत पद्धति, एकांकी लागत पद्धति या फिर उत्पादन लागत पद्धति कहा जाता है। क्योंकि इस पद्धति द्वारा उत्पादन इकाइयों की प्रति इकाई लागत की दर की गणना की जाती है। जो हमारी प्रति इकाई लागत है उसकी गणना इसके अंतर्गत की जाती है। अब आता है हमारा ठेका या फिर जॉब लागत पद्धति। जब कोई उत्पादन कारखाने के बाहर किया जाता है, कोई भी ऐसा कार्य है जो कि कारखाने से बाहर होता है, उत्पादन का कार्य, तब उस स्थान विशेष की उत्पादन लागत ज्ञात करने के हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ठेका पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सड़क, भवन, पुल आदि का निर्माण कारखाने में ना होकर किसी विशेष स्थान पर किया जाता है। ठेका लागत पद्धति प्रायः दीर्घकालीन निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रिया में ठेके पर किए जाने वाले कार्य की कुल लागत और अर्जित लाभ हानि के आधार पर इसकी गणना की जाती है। मतलब जो हमारे उत्पादन कार्य होते हैं, मतलब कारखाने के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर कहीं हो रहे हैं, तो उसको क्या होता है, उसको कहा जाता है ठेका पद्धति या फिर जॉब लागत पद्धति कहा जाता है। इसमें जितना भी हम लागत, मतलब कुल लागत होती है, उससे हम क्या है, लाभ हानि को गणना करते हैं। अगला आता है हमारी प्रगति लागत। जब किसी वस्तु का निर्णय एक प्रक्रिया से ना होकर अनेक प्रक्रियाओं से किया जाता है, मतलब इसमें क्या अलग अलग प्रक्रिया लागत है, मतलब अलग अलग प्रक्रियाओं से हम क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी वस्तु की लागत का निर्धारण प्रकृति लागत विधि द्वारा की जाती है। जो हमारी निर्धारण होता है इसका कैसे करते हैं, तो प्रकृति लागत विधि के द्वारा किया जाता है। उत्पादन की प्रत्येक प्रक्रिया की लागत अलग से खाता तैयार करके यह ज्ञात की जाती है। प्रायः रासायनिक पदार्थ अथवा साबुन, चीनी, तेल, कपड़ा आदि के उत्पादन में जो कार्यरत उद्यम होते हैं उनकी उत्पादन लागत इसके अंतर्गत ज्ञात की जाती है। इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका निर्धारण इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनकी लागत का निर्धारण प्रक्रिया लागत विधि के द्वारा किया जाता है। समूह लागत। इस पद्धति में एक साथ उत्पादित वस्तुओं के एक समूह को उत्पादन की एक इकाई माना जाता है। मतलब जो एक प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन कर रहा है उस समूह को क्या कहा जाएगा, उत्पादन की एक इकाई माना जाता है। और फिर उसकी पृथक रूप से लागत ज्ञात की जाती है। इसमें फिर समूह की लागत को उस समूह में उत्पादित कुल इकाइयों की मात्रा से भाग देकर प्रत्येक इकाई की लागत ज्ञात की जाती है। जैसा कि हम बिस्कुट, दवाई, कलपुर्जे या फिर औजार आदि बनाने वाले उद्योगों में यह पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, समूह लागत, मतलब एक पूरा समूह है। इसमें क्या होगा, एक साथ उत्पादित वस्तुओं के एक समूह को उत्पादन की एक इकाई माना जाता है। मतलब जो एक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है वो क्या है, एक समूह है। इसमें उसके पृथक रूप से लागत ज्ञात की जाती है। इसमें एक अलग होता है, जिस समूह ने जितनी लागत लगाई है उसको हम इकट्ठा करते हैं, कुल इकाइयों की मात्रा लेते हैं, फिर उससे जितने भी किससे भाग देते हैं, जितने की इकाई हैं उनको हम भाग देते हैं और इसे ज्ञात कर लेते हैं। फिर आती है सीमांत लागत। लागत ज्ञात करने की इस पद्धति के अंतर्गत लागत को स्थायी एवं परिवर्तनशील लागत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो हमारी पद्धति होती है वह क्या है, जो लागत होती है उसको स्थायी और परिवर्तनशील लागत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है सीमांत लागत में। इसमें उत्पादित इकाइयों की सीमांत लागत ज्ञात की जाती है। सीमांत लागत विधियों द्वारा विभिन्न प्रबंधकीय निर्णय लेने में प्रायः सुगमता होती है। जितने हम विभिन्न
प्रबंधकीय के निर्णय होते हैं, ये किसके अंतर्गत लिए जाते हैं? सीमांत लागत के अंतर्गत लिए जाते हैं। इसमें जो लागत होती है वह स्थायी और परिवर्तनशील लागत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें उत्पादन इकाइयों की सीमांत लागत ज्ञात की जाती है। सीमांत लागत विधि द्वारा विभिन्न जो प्रबंधकीय निर्णय हैं वो लिए जाते हैं। अब आती है प्रमाप लागत विधि। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन पर आने वाली लागत के प्रत्येक तत्व के लिए कुछ प्रमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं। प्रमाप लागत का आशय उस लागत से होता है जो कि आदर्श रूप से सामान्य पद्धतियों में प्रयुक्त होना चाहिए। ये क्या है? प्रमाप मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। इसमें क्या होता है, जितना कि हमारी कोई भी प्रोसेस है इसमें स्टैंडर्ड सामान इतना लगना चाहिए, इतनी लागत लगनी चाहिए, उसका हम निर्धारण कर लेते हैं, फिर उससे अपनी निर्धारित कर लेते हैं लागत। तो ये क्या होती है? प्रमाप लागत विधि। कितनी विधियां होती हैं? मुख्यतः 6 विधियां होती हैं। पहली होती है क्या? इकाई उत्पादन लागत, जिसमें एक ही प्रकार का काम हो रहा है, वो आता है इकाई उत्पादन लागत के अंतर्गत। फिर आता है ठेका या फिर जॉब लागत पद्धति, इसमें जो कारखाने से बाहर हो रहा है उसका हम निर्धारण करते हैं। प्रक्रिया लागत, इसमें अलग अलग प्रक्रिया से कोई काम हो रहा है उसको प्रक्रिया लागत। अब आते हैं समूह लागत, मतलब अलग अलग समूह से काम किया जा रहा है। और अब उसके बाद आते हैं सीमांत लागत। इसमें क्या होता है? इसमें एक परिवर्तनशील इकाई होती है लागत की, उसको ज्ञात किया जाता है सीमांत लागत में। परिमाप लागत में क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। लागत के तत्व क्या होते हैं? व्यवसाय और औद्योगिक संस्थानों के लिए वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग रहा है। इसमें व्यवसायों के लाभ हानि ज्ञात करने के साथ उनमें लगने वाले समस्त व्ययों की भी गणना करना आवश्यक होता है। अतः व्यवसाय के युग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लागत को निम्न तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तत्व कौन कौन से होते हैं? पहली होती है सामग्री, दूसरा होता है श्रम और तीसरा होता है व्यय। हमारे तत्व क्या है? पहले इसमें सामग्री आती है, सामान आएंगे और व्यय में हम इसको खर्च करेंगे। सामग्री लागत क्या होती है? यह उत्पादन क्रिया की महत्वपूर्ण भाग होता है। कोई भी उत्पादन है किससे? सामग्री लागत से स्टार्ट होता है, जो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयुक्त मूलभूत सामग्री होती है। इस सामग्री के अभाव में किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो ICMA लंदन के अनुसार एक उपक्रम को वस्तुओं की पूर्ति की लागत ही सामग्री लागत होती है। कोई भी उपक्रम है उसको जो वस्तुओं की पूर्ति करना है के लिए जो लागत लगती है उसे क्या कहा जाता है? सामग्री लागत कहा जाता है। किसने कहा था? ICA लंदन के द्वारा कहा गया था। श्रम लागत। श्रम लागत का आशय संगठन में किसी वस्तु के उत्पादन के दौरान कर्मचारियों का व्यय किए जाने वाले कुल परिश्रमिक से होता है, जिसमें मजदूरी, वेतन, कमीशन, बोनस इत्यादि को शामिल किया जाता है। मतलब जो हमारा श्रम लगा है उसके लिए लागत क्या कहलाती है? श्रम लागत कहलाती है। इसके लिए भी ICMA के अनुसार कहा गया है कि जो श्रम लागत होती है वह एक उपक्रम के कर्मचारियों के पारिश्रमिक, मजदूरी, वेतन, कमीशन आदि की लागत ही श्रम कमीशन कहलाती थी, या फिर जो श्रम लागत होती है वो कहा जाता है। श्रम लागत के अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष श्रम लागत और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष श्रम लागत। प्रत्यक्ष श्रम लागत के अंतर्गत क्या होता है? यह पारिश्रमिक जिसे लागत केंद्रों और लागत इकाइयों से संबंधित किया जा सके और उनको आवंटित किया जा सके। मतलब इसमें क्या होती हैं? जो हमारे लागत केंद्र होते हैं, लागत इकाइयाँ होती हैं, उनसे संबंधित किया जा सकता है इनको, और इनको आवंटित किया जा सकता है। वो क्या होते हैं? हमारे प्रत्यक्ष श्रम लागत होता है। अप्रत्यक्ष श्रम लागत यह श्रमिक जिसे लागत केंद्रों या फिर जो लागत इकाइयों को आवंटित ना कर अविभाजित किया जा सके उनके द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। हमारे जो लागत केंद्र होते हैं, लागत इकाइयाँ होती हैं, उनको आवंटित ना करके अविभाजित किया जा सकता है, इनको मतलब नहीं कर सकते। वे व्यक्ति जो किसी उत्पादन कार्य को स्वयं अपने हाथों से नहीं करते परंतु उत्पादन प्रक्रिया में अपना अप्रत्यक्ष योगदान देते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष श्रम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि फोरमैन हो गए, निरीक्षक हो गए, मेंटेनेंस हो गया, कारीगर हो गया, प्रबंधक हो गया। ये क्या होते हैं? स्वयं अपने हाथ से कोई काम नहीं करते, उत्पादन की प्रक्रिया नहीं करते, लेकिन योगदान देते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष श्रमिक कहा जाता है या श्रम लागत कहा जाता है। व्यय किसी उत्पादन कार्य के तहत सामग्री एवं श्रम पर आवश्यकता अनुसार व्यय किया जाता है, किंतु जब इसे लागत के तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है तब इसका अर्थ सामग्री श्रम लागत पर होने वाले कुल व्ययों से लगाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? व्यय कहा जाता है। किसी भी उत्पादन में जब हम सामग्री श्रम पर जो खर्च करते हैं, लेकिन जब हम इसको लागत के तत्वों के रूप में परिभाषित करते हैं तो इसको सामग्री और श्रम पर होने वाले कुल व्यय में लगाया जाता है।
ICMA के अनुसार एक उपक्रम को प्रदत्त सेवाओं की लागत और स्वयं की संपत्तियों के योगदान की वैचारिक लागत व्यय कहलाती है। तो व्यय क्या कहलाता है, किसने कहा था? ICMA के मतानुसार एक उपक्रम में जो जितने भी प्रदत्त सेवाओं की लागत होती है और स्वयं की संपत्ति में उपयोग की जो वैचारिक लागत होती है उसे व्यय कहा जाता है। लागत के अंग। लागत को ज्ञात करने हेतु विभिन्न प्रकार के तरीकों और विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु की लागत ज्ञात करने में लागत के विभिन्न अंगों और आयाम प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके माध्यम से वस्तु की लागत ज्ञात की जा सकती है, जो कि निम्न प्रकार है। पहला, मूल की लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, कुल लागत और बिक्री लागत। 5 प्रकार की लागत होती हैं जो कि हमारे किसके लागत के अंग होते हैं। पहला आता है हमारा मूल लागत। किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त प्रत्यक्ष सामग्री, मतलब किसी वस्तु का उत्पादन करना है उसमें जो है प्रत्यक्ष सामग्री लग रही है, प्रत्यक्ष श्रम और उत्पादन की मात्रा के अनुरूप प्रत्यक्ष व्ययों के योग मूल लागत कहलाती है। जितना भी प्रत्यक्ष व्यय है उसके योग को क्या कहा जाता है? मूल लागत कहा जाता है। इससे श्रम लागत, प्रत्यक्ष लागत या फिर प्रथम लागत के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी मूल लागत होती है वो क्या होती है? श्रम लागत, सम लागत होती है, प्रत्यक्ष लागत होती है और प्रथम लागत के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी मतलब दिख रहा है, कितना हमें लग रहा है, प्रत्यक्ष लग रहा है, उसे क्या कहा जाता है? मूल लागत कहा जाता है। कारखाना लागत। किसी वस्तु या फिर सेवा की जो मूल लागत में कारखाने के व्यय को शामिल किया जाता है। कोई वस्तु है, सेवा है, उसके मूल्य लागत में हम कारखाने के व्यय को शामिल करते हैं। इसमें वस्तुओं की कारखाना लागत ज्ञात की जाती है। जो हमारी वस्तुएं हैं उसमें हम कारखाने लागत को ज्ञात करते हैं। इसमें कार्यशाला में लागत और निर्माणी लागत भी शामिल होती है। जो हमारे कार्यशाला में जित पहले हमने सामान खरीद लिया वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया, मतलब हमने जो कि दिया, सामने दिया, वो हमारी प्रत्यक्ष हो गई। मूल लागत में भी हमारे कारखाने व्यय को भी शामिल कर दिया जाता है क्योंकि वो भी हम प्रत्यक्ष देते हैं। लेकिन हमारी जो कारखाना लागत होती है इसमें मतलब जो कार्य कर रहे हैं, कार्यशीलता की लागत और निर्माणी लागत शामिल की जाती है। उत्पादन लागत। यदि उत्पादित वस्तु की लागत में कार्यालय और प्रशासनिक व्यय को भी जोड़ दिया जाता है। जो हमारी उत्पादित लागत है, जो कि हमारा उत्पादन वस्तु की लागत है, उसमें हम कार्यालय और जो प्रशासनिक व्यय होते हैं उनको भी जोड़ देते हैं, तो ये उत्पादन लागत कहलाती है। मतलब हमने उत्पादित वस्तु है उसमें हमने जितनी लागत लगाई है, ये हमारी वस्तु में इतनी लागत लगी है, लेकिन उसमें हमारा कार्यालय का खर्च कितना गया है और प्रशासनिक खर्च कितना गया है उसको भी हमने जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाती है? उत्पादन की लागत कहलाती है। कुल लागत क्या होती है? यदि किसी व्यावसायिक उपक्रम केवल उत्पादन के निर्माण तक की ही कुल लागत ज्ञात करना चाहता है, मतलब हमारे निर्माण के उत्पादन में, उत्पाद है उसके निर्माण में कितनी लागत लगी है उसको ज्ञात करना है, तो कुल लागत के अंतर्गत आता है। जो उत्पादन लागत ही उस उत्पाद की कुल लागत होती है, जो क्या होती है? उस उत्पाद की कुल लागत कहलाती है। किंतु अगर उपक्रम उत्पादित वस्तु के विक्रय तक की लागत ज्ञात करना चाहता है, मतलब कोई भी उपक्रम है, मतलब बनाने तक नहीं बल्कि बेचने तक की लागत को ज्ञात करना चाहता है, तो उसे विक्रय एवं वितरण लागत को इसमें जोड़कर ज्ञात किया जाता है। तो हमारे देखो जो कुल लागत होती है, मतलब और उत्पादन तक की लागत होती है, उसे क्या कहा जाता है? उत्पादन की कुल लागत कहा जाता है। और हम विक्रय में जितना हमने लागत लगाई है वो विक्रय एवं वितरण लागत कहलाती है। उन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो आ जाती है हमारी कुल लागत। अब आती है हमारी बिक्री लागत। किसी वस्तु की कुल उत्पादन की कुल लागत, मतलब कोई भी वस्तु है हम उसको कुल उत्पादन में जितनी भी लागत लग रहे हैं एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बिक्री लागत कहा जाता है। कोई भी हमारी सेलिंग प्राइस कब होगी? हमारे जो पूरी लागत होगी, हमने कितना सारा अभी तक लगाया है उस उत्पाद को बनाने में, वो उसमें हम कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, वो फिर वो क्या बन जाती है? हमारी वित्तीय लागत बन जाती है, वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है। अन्य लागत भी मतलब होती हैं। इसमें पहली कौन सी आती है? काम बंद लागत, डूबी लागत, अवसर की लागत, आरोपित लागत, जेब से बाहर की लागत, प्रतिस्थापन लागत, सीमांत लागत, मानक लागत, स्टैंडर्ड, और उत्तरदायित्व लागत, निष्पादन बजटिंग और शून्य आधार बजटिंग। ये हमारी 11 प्रकार की अन्य लागतें होती हैं। पहली लागत कौन सी है? काम बंद लागत। यदि एक प्लांट को किसी कारणवश अल्प समय के लिए बंद कर दिया जाता है तो बंद होने के पश्चात जो भी खर्च करनी पड़ती है राशि, उसे क्या कहा जाता है? काम बंद लागत कहा जाता है। जैसे कि भवन किराया, अनुरक्षण व्यय, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? काम बंद लागत। किसी कारण से काम बंद हो गया लेकिन हमारा किराया तो लग रहा है सामान का, तो वो क्या होती है? काम बंद लागत
कहलाती है। डूबी लागत, यह वह लागत होते हैं जिसे वसूला नहीं जा सकता, मतलब डूब गई पानी में, उसे डूबी लागत कहा जाता है। यह प्लांट के पूर्ण अप्रचलन में हो जाने से प्रभावी होती है, मतलब कोई भी प्लांट है वह पूर्ण अप्रचलन में आ गया है या अप्रचलन हो जाने की प्रभावी से आती है क्या, डूबी लागत। हमने लागत लगाई लेकिन वो डूब गया, तो पैसा डूबी लागत। अवसर लागत क्या होती है, जब किसी संपत्ति का उपयोग किसी वैकल्पिक कार्य के लिए किया जाता है। कोई भी संपत्ति है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वैकल्पिक कार्य के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उस संपत्ति में होने वाली आय को शून्य मान लिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, अवसर लागत कहा जाता है। मतलब हमारे पास बहुत सारी संपत्ति लगी है, रखी है, हमने उसका प्रयोग किसी और कार्य के लिए कर दिया, वैकल्पिक कार्य के लिए कर दिया, तो उससे कुछ आय भी होगी, तो वो आय को क्या मान लेते हैं, हम शून्य मान लेते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अवसर लागत कहा जाता है। आरोपित लागत, यह एक परिकल्पित लागत होती है जिसका उपयोग यथार्थ लागत को तुलनात्मक बनाने के लिए किया जाता है। तो आरोपित लागत क्या होती है, इसमें एक परिकल्पित लागत मान लेते हैं, इसका प्रयोग हम यथार्थ लागत होती है ना, उसको हम तुलनात्मक बनाने के लिए करते हैं। जेब से बाहर की लागत, यह वह लागत होती है जिसका बाहर वालों को भुगतान करना आवश्यक होती है, मतलब जेब से बाहर, हमारे जेब से नहीं लग रहा, किसी और से है, जिसका बाहर वालों को भुगतान करना आवश्यक होता है। इसमें हाश को भी शामिल किया जाता है, जितने भी हम हाश हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, किंतु इनका भुगतान व्यवसाय खुद करता है। क्या हो गया, जेब से बाहर है, जेब मतलब कारखाने में नहीं दे रहे हैं हम, कारखाने में हम चेक्स वगैरह से दे देंगे, लेकिन हमें बाहर देना है तो हम जेब से निकाल के देनी पड़ेगी, तो ये जेब से बाहर की होती है। इसमें जितने भी हमारी टुट्टी वगैरह आती हैं, हाश होते हैं हमारे सामान के, वो भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, और इसका भुगतान है व्यवसाय खुद करता है। यह लागत व्यावसायिक मंदी के समय बिक्री मूल्य के निर्धारण और बनाओ और खरीदो अभियान में उपयोगी होती हैं। कब आती है, इसका उपयोग कब किया जाता है, तो मंदी के समय इसका प्रयोग करते हैं, बिक्री और मूल्य के निर्धारण में करते हैं, और बनाओ और खरीदो अभियान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, जेब से बाहर की लागत का। अब आता है हमारा प्रतिस्थापन लागत, बाजार से क्रय की गई प्रतिस्थापित सामग्रियों की लागत उस वस्तु की सामग्री प्रतिस्थापन लागत कहलाती है। तो कोई भी बाजार से हमने जो सामान खरीदी है, क्रय की है, प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, उनकी लागत उस वस्तु की प्रतिस्थापन लागत कहलाती है। सीमांत लागत क्या होती है, किसी दी गई उत्पादन मात्रा पर व्यवसाय की कुल राशि जिसके द्वारा उत्पादन लागत परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है, वस्तु की सीमांत लागत कहा जाता है। मतलब किसी भी दी गई जो उत्पादन की मात्रा है उसके व्यय की राशि, धनराशि जिसके द्वारा उत्पादन लागत परिवर्तन होता है, उस सामग्री को या उस वस्तु की सीमांत लागत कहलाती है। मानक लागत, यह एक पूर्ण निर्धारित लागत होती है, मतलब इसको हमने पहले से निर्धारित कर लिया है, जो कि कुशल कार्यों और संबद्ध आवश्यकता व्यय पर आधारित होती है। किस पर होती है, जो कुशल क्रियाओं पर और संबद्ध आवश्यकताएं होती हैं उनके व्यय पर आधारित होती है मानक लागत, और उस पर प्रबंधन के मानकों से निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, जो प्रबंधन होते हैं उनके मानकों से निर्धारित की जाती है मानक लागत। उत्तरदायित्व अभिलेखांकन, यह एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें लागतों के लिए उत्तरदायित्व सौंपा या फिर स्थिर किया जाता है। तो हमारे कोई भी हमारे लेखांकन है, लागत हैं, उनके लिए उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है, स्थिर किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, उत्तरदायित्व लेखांकन कहा जाता है। निष्पादन बजटिंग, इसमें एक संगठन के सामान्य एवं विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है, जिसके लिए व्यवसाय के दीर्घकालीन अल्पकालीन दोनों उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए। इसे क्या कहा जाता है, निष्पादन बजटिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक संगठन होता है, वह अपने सामान्य या फिर विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य का निष्पादन का मूल्यांकन करता है। व्यवसाय के दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों उद्देश्यों की जानकारी होना इसमें आवश्यक होती है। अब आता है शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजटिंग, यह बजटिंग की एक नई प्रक्रिया है जिसमें संगठन के नए कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय नहीं लिए जाते, बल्कि समय समय पर चल रहे कार्यक्रमों का परीक्षण अवलोकन किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, नए निर्णय नहीं लिए जाते, बल्कि जो हमारे कार्य हैं, कार्यक्रम है, उनका परीक्षण किया जाता है और पुनर्वलोकन किया जाता है। जहाँ ऐच्छिक लागतें अधिक होती हैं, ऐसे उत्तरदायित्व केंद्रों का पुनरीक्षण अधिक आवश्यक होता है। जिनमें क्या होती है, ऐच्छिक लागतें अधिक होती हैं, जिनमें उनका क्या होता है, पुनरीक्षण आवश्यक होता है। इस प्रकार के पुनरीक्षण के प्रायः शून्य आधारित बजट कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, नए निर्णय लिए जाते हैं, मतलब नए निर्णय नहीं लिए जाते, जो पुराने चल रहे हैं उनका परीक्षण अवलोकन किया जाता है। जहाँ पर ऐच्छिक जो लागतें होती हैं उनका मान अधिक होता है, तो उसका उत्तरदायित्व केंद्रों का पुनरीक्षण करना अति आवश्यक हो जाता है।
और इसे क्या कहा जाता है, शून्य आधारित बजटिंग कहा जाता है। और इसके लिए प्रयोग क्या किया जाता है, तो शून्य आधारित बजटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब आती है सामग्री लागत। उत्पादन की लागत को नियंत्रित करना, मतलब कोई भी उत्पादन है उसकी लागत को नियंत्रित करना आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। किसी वस्तु की लागत को नियंत्रित करने हेतु यह आवश्यक है कि उस वस्तु के निर्माण के प्रयोग की जाने वाली सामग्री पर उचित एवं प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए। उत्पादित वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु प्रायः निम्न विधियां होती हैं। कोई भी उत्पादन है उनमें जिन वस्तुओं, मतलब उस वस्तु के निर्माण में उपयोग की जाने वाली जितनी सामग्री होती है उनको यदि हम अच्छे से नियंत्रण कर लेंगे तो लागत पर नियंत्रण आ जाएगा। तो उनको नियंत्रित करने की भी कुछ विधियां होती हैं जो कि इस प्रकार है। पहला क्या है, बजटी तकनीकी। पहले हम क्या कर सकते हैं, बजटी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। सामग्री नियंत्रण की आवासा प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं कि सामग्री का नियंत्रण कर लो। इसमें EBC सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मितव्ययी आदेश मात्रा का प्रयोग किया जाता है। मितव्ययी आदेश मात्रा का प्रयोग किया जाता है। सामग्री की सीमा और स्तरों का निर्धारण किया जाता है। हमारी जो सामग्री है उसकी कितनी सीमा चाहिए, कितने स्तर का होना चाहिए, उसका निर्धारण करना पड़ता है। निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली। निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली, स्टॉक की धीमी गति में से खपत का ज्ञान, स्टॉक की धीमी गति से खपत का ज्ञान एवं नियंत्रण अनुपात, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, सामग्री नियंत्रण विधि के अंतर्गत आते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बजट तकनीक देखेंगे, सामग्री नियंत्रण की ABC प्रणाली देखेंगे, मितव्ययी आदेश मात्रा, सामग्री की सीमा एवं स्तर का निर्धारण, निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली, स्टॉक की धीमी गति से खपत का ज्ञान एवं नियंत्रण अनुपात। बजटी तकनीक, यह जांच एवं नियंत्रण की एक ऐसी विधि होती है, जो हमारा बजटीय तकनीक होती है वह जांच और नियंत्रण की ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत बजट के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर समय समय पर वास्तविक परिणामों से उनकी तुलना की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जांच और नियंत्रण की प्रक्रिया है कौन, बजटीय तकनीक। इसके अंतर्गत जो बजट होते हैं उनके लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, जो बजट का लक्ष्य है उसको ध्यान में रखकर समय समय पर वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है और प्रतिकूल परिणामों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण स्थापित करने की प्रणाली विकसित की जाती है। इसमें क्या होता है, वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है और जो प्रतिकूल परिणाम होते हैं उनका प्रभावी ढंग से नियंत्रण स्थापित करने की प्रणाली विकसित की जाती है। अब आते हैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स इंग्लैंड के अनुसार, जो हमारे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स इंग्लैंड है उसके अनुसार बजटीय नियंत्रण का अर्थ होता है प्रशासकों के उत्तरदायित्व को निधि की आवश्यकता से संबंधित करके बजट की स्थापना करना, वास्तविक परिणामों की बजट परिणामों से लगातार तुलना करने से संबंधित होता है। यह तुलना या तो उस नीति के उद्देश्य को व्यक्तिगत किया द्वारा प्रदान किए गए बजट के संशोधन का आधार प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। बजट पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु इनका मूल्यांकन निम्न अनुपातों के माध्यम से किया जाता है। देखो किसने कहा था, जो हमारे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड इंग्लैंड है उन्होंने कहा था जो हमारा बजट नियंत्रण होता है उसका अर्थ क्या है, जो हमारे प्रशासक होते हैं उनका दायित्व है कि वह निधियों की आवश्यकता से संबंधित बजट की स्थापना करें। जितनी हमारी निधि है उनकी आवश्यकता के अनुसार ही बजट की स्थापना करें। वास्तविक परिणामों का बजट परिणामों से लगातार तुलना करते रहें। यह तुलना या तो उस नीति के उद्देश्य को व्यक्तिगत करेगी, उससे प्राप्त बजट के संशोधन का आधार प्रदान करने के लिए बनाई जाती है, फिर किया जाएगा। बजट के नियंत्रण संबंध स्थापित करने के लिए मूल्यांकन के निम्न अनुपात होते हैं। पहला होता है नियंत्रण अनुपात। पहला क्या होता है, नियंत्रण अनुपात, कंट्रोल रेशियो। प्रबंधक द्वारा इस अनुपात के माध्यम से वास्तविक परिणाम बजट परिणामों के विचलन अनुकूल होता है। जो हमारे प्रबंधक होता है वह इस अनुपात के माध्यम से जो हमारे वास्तविक परिणाम बजट है उसके परिणामों के विचलन अनुकूल होते हैं या प्रतिकूल होते हैं, यह ज्ञात करता है। जितने परिणाम हैं, वास्तविक परिणाम है, वह बजट के अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसमें इसका ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात वास्तविक अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न अनुपातों की गणना की जाती है। पहली होती है परिचालन अनुपात। क्या होता है, परिचालन अनुपात। यह एक निर्धारित अवधि में प्राप्त क्रियाओं के स्तर का माप होता है। क्या होता है, निर्धारित अवधि के से प्राप्त जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसके स्तर का माप होता है क्या, परिचालन अनुपात। इसे ज्ञात करने के लिए उत्पादित कार्य के बराबर
प्रमाणिक घंटों की संख्या को बजट के प्रमाणित घंटों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, जो हमारे कार्य होते हैं, उत्पादित कार्य होता है, उसके बराबर प्रमाणित घंटों की संख्या को बजट के प्रमाणित घंटों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे जो हमारा एक्टिविटी रेशियो होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय बजटेड आवर इनटू 100। मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है प्रोडक्शन का, उसको हम बजट आवर से मतलब डिवाइड कर देते हैं और करते हैं इनटू 100 से। क्षमता अनुपात, उस अनुपात के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि जो हमारी क्रियाओं का बजट घंटे क्या हैं, जो हमारी क्रियाएं हैं उनके बजट के घंटे क्या हैं, क्षमता अनुपात के से हम देखते हैं यह किस सीमा तक वास्तविक रूप से प्रयोग में लाए गए हैं। इस कार्यशील घंटों की वास्तविक संख्या को बजटीय अवधि में कार्यशील घंटों के प्रतिशत के रूप में अधिकतम संख्या को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है, मतलब कितने घंटे काम हुआ है, ये क्या दिखाता है, क्रियाओं के बजट घंटे क्या हैं यह बताता है। इसमें जो हमारी वास्तविक रूप से किस सीमा तक उपयोग में लाए गए हैं घंटे वो देखे जाते हैं। यह कार्यशील घंटों की वास्तविक संख्या को बजटीय अवधि में कार्यशील घंटों के प्रतिशत के रूप में अधिकतम संख्या को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है, कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू होता है एक्चुअल आवर वर्क और डिवाइड बाय बजटेड आवर्स से हम और इनटू 100 क्या करते हैं, जो हमारे एक्चुअल आवर हैं काम करने को उसको हम बजट आवर से डिवाइड कर देते हैं, फिर क्या करते हैं 100 को इनटू कर देते हैं, तो हमारा निकल आता है क्या, वर्कशील आवर। फिर आते हैं कुशलता अनुपात। यह कार्य में प्राप्त कुशलता की सीमा को व्यक्त करता है, कार्य में कौन कितना कुशल है। इसका ज्ञात करने हेतु उत्पादित कार्यों के बराबर प्रमाणित घंटों के उस कार्य के उत्पादन में बिताए गए वास्तविक घंटों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। कोई भी कार्य है, कोई भी व्यक्ति है, वह उस कार्य में कितना कुशल है, इसकी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए जो उत्पादित कार्य होता है उसके बराबर प्रमाणित घंटे होते हैं, जो स्टैंडर्ड घंटे होते हैं कि इस काम को करने में इतने घंटे लग रहे हैं वो, और उस समय के उत्पादन में बिताए गए वास्तविक घंटे, और जो हम उसमें एक्चुअल बिता रहे हैं टाइम या फिर एक्चुअल करने में जितना टाइम लग रहा है वो, उसको हम उसे डिवाइड कर देते हैं और इनटू 100 करते हैं। क्या होता है, एफिशिएंसी रेशियो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय एक्चुअल आवर वर्क इनटू 100। हमने कितने रेशियो पढ़ लिए, 3 रेशियो पढ़ लिए। पहला आता है कौन सा हमारा, देखो एक्टिविटी रेशियो, जो में हमें परिचालन अनुपात कहा जाता है। इसमें स्टैंडर्ड आर होते हैं जो एक्चुअल प्रोडक्शन के होते हैं, उसको डिवाइड करते हैं हम बजट आर से और इनटू करते हैं 100 से। और जो हमारी कैपेसिटी होती है, मतलब इसमें कार्यशीलता घंटे याद करते हैं, उसको एक्चुअल आर्स देखते हैं वर्क के और उसको डिवाइड करते हैं बजटेड आर से और इनटू करते हैं 100। और नेक्स्ट आता है हमारा एफिशिएंसी रेशियो। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड आर जो एक्चुअल प्रोडक्शन के हैं उसको डिवाइड करते हैं एक्चुअल आर वर्क इनटू 100 करते हैं। अब आती है सामग्री नियंत्रण की ABC प्रणाली। सामग्री नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि सभी प्रकार की सामग्रियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाए, परंतु भंडार गृह में रखी सभी वस्तुओं की कीमत एक समान नहीं होती। अतः प्रबंधक को वस्तु की कीमत के संबंध में सचेत रहना चाहिए। भंडार गृह में वस्तुओं पर उचित नियंत्रण रखने हेतु उसके मूल्य स्वरूप के अनुसार ABC श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसके प्रयोग से कीमती वस्तु जिन पर अधिक विनियोग हुआ है अधिक नियंत्रण स्थापित कर किया जा सकता है, और यह प्रणाली स्टॉक के आदर्श स्वरूप और दैनिक कार्यों की लागत में कमी लाती है। इसमें क्या होता है, जितने हमारा प्रोडक्ट है जो हमने भंडार गृह में रखा है उसको ABC में बांट देते हैं, जिसमें हमने ज़्यादा खर्च किया है उसको ज़्यादा नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और ये कहाँ पर आवश्यक होता है, तो हमारे जो सामान्य प्रणाली स्टॉक होते हैं आदर्श स्वरूप के लिए और हमारे दैनिक कार्यों के लिए लागत में कमी लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आती है मितव्ययी आदेश मात्रा। संगठन में सभी सामग्री के संबंध में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी सामग्री को कितना खरीदा जाए। कोई भी सामग्री है, हम इसको पता नहीं कर सकते कि हम कितना खरीदें और कितना ना खरीदें, बल्कि यह जरूरी है कि एक बार में कितना खरीदा जाए। तो हम कितना खरीदा जाए यह आवश्यक नहीं है, बल्कि एक बार में कितना खरीदा जाए यह आवश्यक होता है। इस हेतु सामग्री में मितव्ययता बनाए रखने के आदेश से मितव्ययता बनाए रखना आवश्यक होता है, जिससे
क्रय की गई वस्तुएं उचित मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण हो और अप्रचलन के शेष को प्रभावित ना करें। ये क्या होती हैं? जिससे हमारा जो क्रय होता है, क्रय की गई सामग्री होती है, उचित मात्रा में हो, गुणवत्तापूर्ण हो और अप्रचलन के शेष से प्रभावित ना हो, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या? मितव्ययी आदेश मात्रा। सामग्री की सीमा एवं स्तर का निर्धारण। सामग्री पर उचित एवं प्रभावपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने हेतु यह जरूरी होता है कि सामग्री के रखे गए स्टॉक एवं सामग्री के क्रय के माध्यम उचित तालमेल हो। मतलब जितना हमारे पास स्टॉक रखा है और हमें कितना खरीदना है, उसके मध्य क्या होना चाहिए? अच्छा तालमेल होना चाहिए। तभी हम जो सामग्री होती है उसकी सीमा का और स्तर का निर्धारण कर सकते हैं। यदि सामग्री को आवश्यकता से अधिक खरीद कर स्टॉक में रखा जाता है तो संस्थान को अनावश्यक पूंजी निवेश करनी होती है, जिसका कोई लाभ नहीं होता। मतलब हमने एक बार में बहुत सारा सामान खरीद लिया, फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होता। हम कल भी खरीद सकते हैं, तो अनावश्यक पूंजी निवेश क्यों करनी है? तो यह लाभकारक नहीं होता अधिक निवेश करना। निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली। सामग्री की प्राप्ति और उससे निर्गमन की उपयुक्त व्यवस्था निरंतर आगणना पद्धति कहलाती है। इसमें क्या होता है? जो हमारी सामग्री होती है उसकी प्राप्ति और उसके निर्गमन की उपयुक्त व्यवस्था निरंतर आगणना पद्धति कहलाती है, जिसमें निरंतर प्रयोग होने वाली सामग्री की एक सूची प्रबंधक के पास होती है। जितना भी हम निरंतर प्रयोग कर रहे हैं उस सामग्री का, उसकी सूची किसके पास होती है? प्रबंधक के पास होती है, जिसे क्या कहा जाता है? निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली कहा जाता है। बिना कार्ड, मतलब बिन कार्ड, बिना कार्ड नहीं, बिना कार्ड, विन कार्ड है। जैसे हमारा वो होता है ना, विन होता है कंप्यूटर में, रिसाइकल विन, वैसे ही इनका विन कार्ड होता है। लागत लेखांकन के अंतर्गत किसी भी स्टॉक की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए बिन कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी स्टॉक में हमारा सामान रखा है, उसकी कितनी कैसी स्थिति है उसको जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिन कार्ड का प्रयोग करते हैं। एक समय अवधि में कितना स्टॉक खरीदा गया, मतलब हमने एक समय में कितना सामान खरीदा है और कितना बेचा गया है, कितना बचा हुआ है, यदि सबका विवरण बिन कार्ड में भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड होता है। तो बिन कार्ड में क्या होता है? कितना खरीदा, कितना बिका, कितना बचा है, और ये सब हमारे कैसे होता है? भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड होता है। बेचे गए माल की लागत। यह किसी कंपनी या व्यवसाय द्वारा बेची गई वस्तु के उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत को संदर्भित करता है। तो कोई भी कंपनी है, वह उसके द्वारा जो बेची गई वस्तु होती है, उत्पादन की पर्याप्त प्रत्यक्ष लागत होती है, उसको संदर्भित करता है। कौन? बेची गई सामग्री की लागत। इस राशि में सामग्री एवं जो ऋण लागत होती है दोनों को शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? सामग्री को और ऋण लागत को दोनों को शामिल किया जाता है। इसकी गणना निम्नलिखित रूप से की जाती है। सूत्र क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने सामान कितने बेचा है, नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस से इसको ज्ञात किया जाता है। व्यवसाय में COGS की गणना करने हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार दिया गया है। हम इनको बेचने के लिए, इनकी गणना करने के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं? ये है, पहली है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जाओ। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फीफो विधि भी कहा जाता है। इस विधि में यह अनुमान लगाया जाता है कि जो भी माल स्टॉक में पहले खरीदा जाता है उसे पहले बेचना होता है। कोई भी माल हमने खरीदा, स्टोर में पहले खरीदा, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? पहले बेचना भी होगा। कोई कंपनी जनवरी 2023 में यदि 100 सेट रुपये 500 के हिसाब से खरीदती है, तो फिर मार्च 2023 में 50 सेट 700 के हिसाब से खरीदती है। जब 80 सेट बेचती है तो फीफो विधि के अनुसार जो 500 वाली सेट है उसको पहले बेचेगी, जो जनवरी में खरीदी थी उसने। लास्ट इन लास्ट आउट, लीफो विधि, इसमें क्या होता है? नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में खरीदो लेकिन पहले जाओ। इस विधि के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि जो भी माल स्टॉक में बाद में खरीदा जाता है उसे पहले बेचा जाता है। इसमें क्या होता है? बाद में खरीदा है लेकिन हम पहले भेज देंगे, तो क्या कहा जाता है? लीफो विधि, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कोई भी कंपनी है जनवरी 2023 में यदि 100 सेट खरीदती है 500 के हिसाब से और मार्च 2023 में 80 सेट 700 के हिसाब से खरीदती है, तो वह 80 सेटों को पहले बेचेगी, वो भी 800 के हिसाब से बेच देगी। जैसे ही बेचना है वो पहले ही बेचेगी, लास्ट में जो खरीदी थी। अब आती है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मतलब हीफो विधि भी इसको कहा जाता है। इस विधि में जिस माल को अधिक कीमत में खरीदा गया, मतलब जो ज़्यादा महंगा है उसे पहले बेचा जाता है, मतलब पहले इसको बेच दो क्योंकि इसमें ज़्यादा निवेश किया है। जो कंपनी आय
कर को कम करना चाहती है वो इस विधि को अपनाती है। जो आयकर को कम करना चाहती है ना, वो इस विधि को अपनाती है। कौन सी? हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, औसत लागत विधि। इस पद्धति में यह माना जाता है कि सट्टेबाजी लागत अवधि के दौरान बिक्री के लिए प्रयुक्त विकल्पों की औसत लागत पर आधारित होती है। बिक्री के लिए उपलब्ध कुल इकाइयों द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध इकाइयों की कुल लागत को विभाजित करके औसत लागत की गणना की जाती है। तो औसत लागत क्या होती है? यह पद्धति ऐसी होती है जिसमें सट्टेबाजी लागत विधि के दौरान बिक्री के लिए प्रयुक्त विकल्प होते हैं, उनकी औसत लागत पर आधारित होती है। बिक्री के लिए उपलब्ध जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, उनके द्वारा हम बिक्री के लिए उपयुक्त या उपलब्ध वस्तुएं होती हैं, उनकी कुल लागत को विभाजित कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाती है? औसत लागत की गणना हो जाती है। औसत लागत क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। इसमें क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। जो हमारा पूरा कॉस्ट है गुड्स बेचने का, उसको डिवाइड करते हैं नेट सेल से और इंटू कर देते हैं 100 से। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, जो हमारा लेखांकन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है लागत का निर्धारण करना। पहले से हम लागत का निर्धारण कर लेंगे। क्या होती है वो? लागत लेखांकन कहलाता है। लागत का वर्गीकरण कितने तरीकों से किया जाता है? जो हमारी लागत है हम उसका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? कई तरीकों से किया जा सकता है। जो हमारी लागत का निर्धारण है हम कैसे कर सकते हैं? कई तरीकों से किया जा सकता है। प्रत्यक्ष व्यय को क्या कहा जाता है? जो हमने प्रत्यक्ष बेचा है, व्यय किया है, वो क्या कहलाता है? वो होता है हमारा प्रवाह खर्च। क्या कहलाता है? प्रवाह खर्च कहलाता है। प्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष व्यय, हमने खर्च कर दिया ना, व्यय कर दिया, तो प्रवाह व्यय खर्च कहलाता है। उत्पादन में अप्रत्यक्ष सामग्री निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? जो हमारे उत्पादन होती है उसमें अप्रत्यक्ष सामग्री निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो इसमें हमारा जो वितरण ओवरहेड होता है, इसके द्वारा हमारे उत्पादन में अप्रत्यक्ष सामग्री निम्नलिखित में से कहाँ पर रखी जाती है? तो वह वितरण ओवरहेड में रखी जाती है। कि बेचनी तो है ओवरऑल, तो ये कहाँ रखी जाती है? अप्रत्यक्ष सामग्री को वितरण ओवरहेड में रखा जाता है। निम्नलिखित में से वेयर हाउस किराया किसका भाग होती है? जो हमारे वेयर हाउस में हमने सामान रखा उसमें कुछ किराया लगता है, तो ये हमारी वितरण लागत के अंतर्गत आती है। क्या आती है? वितरण लागत के अंतर्गत आ जाता है। निवेदिता का आशय क्या है? जो हमारा निविदा है उसका आशय क्या होता है? तो यह विक्रय मूल्य का अनुपात निविदा कहलाता है। तो निवेदा क्या कहलाता है? निवेदा कहलाता है हमारा, निवेद कर दिया है ना, तो निवेद मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य का अनुमान। क्या होता है? विक्रय मूल्य का अनुमान निवेदा कहलाता है। निवेदा। सभी प्रत्यक्ष लागों का योग किसे कहा जाता है? जितने भी हमारी लागत है, प्रत्यक्ष लागत है, उनका योग क्या कहलाता है? तो लाभ का अनुमान करना। क्या कहलाता है? उन सबको हम जोड़ लेते हैं प्रत्यक्ष लागत, तो हम उसका योग कर क्या करेंगे? लाभ का अनुमान लगाएंगे। तो लाभ का अनुमान करने के लिए आवश्यक होता है। श्रम लागत का दूसरा तत्व क्या होती है? जो हमारी श्रम लागत होती है उसका दूसरा तत्व होती है लागत। उसका दूसरा तत्व क्या होता है? लागत होती है। श्रम लागत का दूसरा तत्व क्या है? लागत है। ये लागत का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी होती है? जो हमारी लागत होती है उसमें हमने उसको वर्गीकरण कर दिया, तो ये क्यों जरूरी होता है? तो लागत प्राप्त करने के लिए। तो लागत का वर्गीकरण क्यों जरूरी होता है? लागत प्राप्त करने के लिए लागत का वर्गीकरण किया जाता है। एक चीनी उद्योग की लागत को किस में मापा जाता है? जो कोई भी हमारा चीनी उद्योग है उसमें हमने लागत लगाई है, तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो हम प्रति टन से ज्ञात करेंगे। जितने टन निकलेगी हम उसके प्रति टन से उसको मापते हैं। अधिक समय में क्या आशय है? तो अधिक समय से आशय है कोई भी एक बहुत समय, ज़्यादा समय है तो उसका आशय क्या है? तो वास्तविक घंटे सामान्य समय से अधिक होना। तो अधिक समय का आशय क्या होता है? वास्तविक घंटे सामान्य समय से अधिक होना अधिक समय कहलाता है। अधिक समय मतलब वास्तविक घंटे सामान्य समय से अधिक होना। टाइम कीपिंग क्या कहलाती है? तो जो टाइम कीपिंग होती है वह कारखाने में श्रमिकों के द्वारा बिताया गया समय होता है। मतलब जितने देर तक कारखाने में श्रमिक रहे, कीप किया हमने उनको, है ना, तो वो क्या होती है? टाइम कीपिंग कहलाती है। जिसने समय, जो श्रमिक हैं उन्होंने कारखाने में समय बिताया उसे टाइम कीपिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से श्रम की उत्पादकता को तुलना अध्ययन से नहीं मापा जा सकता है। तो निम्नलिखित में कौन सा श्रम उत्पादन है
या श्रम की उत्पादकता है उसको हम तुलना अध्ययन से नहीं माप सकते। तो हम किस प्रकार के श्रम की उत्पादकता को तुलना अध्ययन से नहीं माप सकते? तो ये होती है हमारी कुल वेतन और कुल उत्पादन से। हम कुल वेतन से और कुल उत्पादन से श्रम की उत्पादकता की तुलना अध्ययन से नहीं माप सकते। प्रक्रिया लागत को डैश में दर्ज किया जाता है। जो हमारी प्रक्रिया लागत होती है हम उसको कहाँ पे दर्ज करते हैं? तो जितनी भी प्रतिक्रिया लागत हुई तो वो होती है हमारी व्यवसायिकी खाता। क्या होती है? व्यवसायिक खाता होती है। तो हमारी प्रक्रिया लागत को व्यवसायिक खाते में दर्ज किया जाता है। कहाँ पर करते हैं? व्यवसायिक खाते में उसको दर्ज किया जाता है प्रक्रिया लागत को। प्रति इकाई स्थिर लागत में बढ़ोतरी होती है। तो प्रति इकाई स्थिर लागत में बढ़ोतरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उत्पादन की मात्रा घट जाती है। इसमें क्या होती है? जो उत्पादन की मात्रा होती है वह घट जाती है। तो प्रति इकाई स्थिर लागत में बढ़ोतरी, हमारी प्रति इकाई स्थिर लागत है उसमें अचानक से बढ़ोतरी आ गई, मतलब क्या हो गया? हमारे उत्पादन की मात्रा घट गई है, इसलिए तो हमारी जो लागत है वो बढ़ गई है, उत्पादन की मात्रा घट गई। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध परिवर्तनशील लागत होती है? तो कौन सी एक अर्ध परिवर्तनशील लागत होती है? तो जो हमारा फोन का खर्च होता है वह अर्ध परिवर्तनशील लागत होती है। मतलब इसको हम फोन नहीं चलाएंगे तो खर्च भी नहीं होगी, तो यह क्या हम परिवर्तित कर सकते हैं? तो अर्ध परिवर्तनशील लागत होती है। जबकि वेतन हो गया, टैक्स हो गया, कार्यालय व्यय हो गई, तो हमारे परिवर्तित नहीं किए जा सकते। दोषपूर्ण से क्या आशय होता है? तो दोषपूर्ण से आशय होता है जिसे सुधारा जा सकता है। दोष क्या होते हैं? जिनको हम सुधार सकते हैं और अच्छी इकाइयों में बनाया जा सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? दोषपूर्ण होता है। तो दोषपूर्ण क्या होता है? जिन्हें हम सुधार सकते हैं और अच्छी इकाइयों में बना सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? दोषपूर्ण कहा जाता है। प्रत्यक्ष लागत की पहचान कैसे की जाती है? जो हमारा प्रत्यक्ष लागत है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो उत्पादन की प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष लागत कहलाती है। तो उत्पादन की प्रत्येक इकाई प्रत्यक्ष लागत की पहचान कराता है। तो प्रत्यक्ष लागत की पहचान कैसे होती है? तो उत्पादन की प्रत्येक इकाई से होती है। प्रत्यक्ष लागत की पहचान उत्पादन की प्रत्येक इकाई से होती है। लागत लेखांकन का विकास डैश के कारण हुआ है। तो जो हमारा लागत लेखांकन है उसका विकास कैसे हुआ है या किस कारण से हुआ है? तो वित्तीय लेखांकनों की सीमाओं के कारण हुआ है। जो हमारा लागत लेखांकन है, लागत की लेखांकन का विकास कैसे हुआ है? जो हमारा वित्तीय लेखांकन है उनकी सीमाओं को बनाने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। तो ये क्या है? हमारा वित्तीय लेखांकन की सीमाओं के कारण इनका विकास हुआ है। निम्नलिखित में से स्टॉक को कैसे ट्रैक किया जाता है? जो हमारे स्टॉक हैं हमें उनको ट्रैक करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? बिन कार्ड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिन कार्ड से उनको ट्रैक किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसके बाद में खरीदी गई सामग्री को पहले बेचा जाता है? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें किसके बाद में खरीदी गई सामग्री को पहले बेचा जाता है? कोई भी खरीदी गई चीज है हम उसको पहले बेचेंगे, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारी LIFO के, किसके अंतर्गत आता है? LIFO के अंतर्गत आता है कि बाद में खरीदी गई सामग्री को हम पहले बेचते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट। निम्नलिखित में से स्टॉक का मूल्यांकन ऐतिहासिक मूल्यों पर किया जाता है। तो ऐसा कौन सा स्टॉक होता है जिसमें हम स्टॉक का मूल्यांकन है ऐतिहासिक मूल्य पर करते हैं, इतिहास के उसमें करते हैं? तो वो होते हैं हमारे कौन से? लास्ट इन फर्स्ट आउट में ऐतिहासिक मूल्य पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। निम्नलिखित में से अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो कोई भी अंतिम स्टॉक है उसका मूल्यांकन हम वर्तमान बाजार के उसमें कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारा जो अंतिम स्टॉक होगा उसका मूल्यांकन जो वर्तमान बाजार का मूल्य है उसके आधार पर होगा। बिन कार्ड में किससे लिखा जाता है? जो हमारा बिन कार्ड होता है उसमें हम क्या लिखते हैं या फिर उसमें क्या लिखा जाता है? तो बिन कार्ड में लिखी जाती है मात्रा। क्या लिखी जाती है? बिन कार्ड में मात्रा लिखी जाती है। बिन कार्ड का रखरखाव डैश के द्वारा किया जाता है। जो हमारा मतलब बिन कार्ड होता है उसका रखरखाव कैसे होता है? जो स्टोर कीपर होते हैं उनके द्वारा हमारे बिन कार्ड का रखरखाव किया जाता है। तो बिन कार्ड का रखरखाव कौन करता है? स्टोर कीपर रखते हैं। भवन, सड़क, पुल के निर्माण की लागत गणना किस विधि के अंतर्गत आती है? जो हमारे भवन हो गए, पुल हो गया, सड़क हो गई, इनमें जितनी भी लागत लगती है उसकी गणना ठेका लागत के अंतर्गत आती है। कैसे? ठेका लागत पद्धति के अंतर्गत उसकी विधि या गणना की जाती है। सीमांत
लागत पद्धति के माध्यम से क्या ज्ञात किया जाता है? जो हमारी सीमांत लागत पद्धति होती है, तो हम इस पद्धति से किसके माध्यम से क्या ज्ञात किया जाता है? तो सीमांत लागत पद्धति के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं वस्तु की परिवर्तनशील लागत। तो वस्तु की परिवर्तनशील लागत हम किसके अंतर्गत ज्ञात करते हैं? तो सीमांत लागत पद्धति के माध्यम से ज्ञात करते हैं। सीमांत लागत पद्धति के माध्यम से वस्तु की परिवर्तनशील लागत ज्ञात की जाती है। तो लागत लेखांकन में लागत के तत्वों को किसमें शामिल नहीं किया जाता? तो जो हमारे लागत लेखांकन होते हैं उसमें लागत के तत्व होते हैं, उनको हम किसमें शामिल नहीं करते? हमारी जितने भी हमें लागत लगाई है तो हम वो तत्व इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। किसमें? लागत लेखांकन में। तो किसमें शामिल नहीं किया जाता? तो ये हमारी जो मशीन होती है इसमें इसको शामिल नहीं किया जाता, बल्कि सामग्री हो गया, मानव हो गया, वित्त हो गया, उन सबको हम लागत लेखांकन में लागत के तत्वों में इनको शामिल करते हैं, मशीन को शामिल नहीं करते। लागत लेखांकन के तत्व में व्यय के अंतर्गत क्या शामिल होता है? जो हमारा लागत लेखा होता है उसमें तत्वों के व्यय में या व्यय के अंतर्गत क्या शामिल होता है? जब भी हम तत्वों को व्यय करते हैं तो हमारे लागत लेखा के तत्वों में किसके अंतर्गत शामिल होता है? तो ये हमारी सामग्री और श्रम दोनों के अंतर्गत शामिल होता है। जो व्यय कर रहे हैं सामग्री में भी जाएगा, श्रम में भी जाएगा, दोनों साइड में जाता है। निम्नलिखित में से किससे प्रथम लागत के नाम से जाना जाता है? तो हमारी प्रथम लागत क्या हो जाएगी? तो जो हमारी मूल्य लागत होती है ये हमारी प्रथम लागत हो जाती है। तो हमारी प्रथम लागत क्या होती है? मूल्य लागत हमारी प्रथम लागत कहलाती है। जेब से बाहर की लागत से अभिप्राय क्या है? तो जेब से बाहर की लागत से हम क्या समझते हैं? तो हमारी जेब की बाहर की है। तो व्यावसायिक व्ययों का भुगतान यदि बाह्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगी? जेब की बाहर की लागत। मतलब हम तो नहीं कर रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति है वो कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? जेब से बाहर की लागत के अंतर्गत आता है। कोई व्यवसाय का व्यय है वो बाह्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। सामग्री नियंत्रण लागत कि निम्नलिखित में कौन सी तकनीक नहीं होती? जो हमारी सामग्री नियंत्रण लागत होती है तो इनमें से कौन सा पद्धति है जो नहीं करती? तो हमारा जो लीफो है वह हमारी सामग्री नियंत्रण लागत के अंतर्गत नहीं आती। तो हमारी सामग्री नियंत्रण लागत के अंतर्गत कौन नहीं आती? तो लीफो नहीं आती। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसके अंतर्गत नहीं आती सामग्री नियंत्रण लागत के अंतर्गत। एक बार में कितना खरीदा जाए यह तकनीक क्या होती है? तो एक समय में हम कितना खरीदें ये कहलाता है मित व्यय या मित व्यय आदर्श मात्रा। ये क्या होती है? मतलब उतनी ही मात्रा खरीदेंगे जितना खर्च हो सके। तो एक बार में कितना खरीदा जाए ये हमारी किसके अंतर्गत आती है? मित व्यय आदर्श मात्रा के अंतर्गत आता है। लीफो तकनीक का संबंध क्या है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट ये तकनीक के संबंध में क्या होता है? तो लागत लेखांकन से संबंधित होती है। किससे? लागत लेखांकन से संबंधित है। शून्य आधारित बजटिंग क्या होती है? तो शून्य आधारित बजटिंग होती है बजट की राशि को शून्य मानकर नवीन बजट आवंटित करना। क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजटिंग कहलाता है। ABC विश्लेषण इन्वेंट्री नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो ABC विश्लेषण इन्वेंट्री नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो ये क्या है? हमारी तकनीकी का अंग होता है ABC विश्लेषण इन्वेंट्री नियंत्रण। प्रत्यक्ष सामग्री की लागत को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारी प्रत्यक्ष सामग्री की लागत होती है उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष श्रम लागत। जो हमारी प्रत्यक्ष सामग्री की लागत होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये होती है हमारी प्रत्यक्ष श्रम लागत होती है। क्या होती है? प्रत्यक्ष श्रम लागत के अंतर्गत आती है। लागत लेखा विधि उत्पादन व्ययों का इस प्रकार उचित ढंग से वितरण एवं प्रस्तुत करती है जिससे कि मार्गदर्शन द्वारा उत्पादक अपने व्यापार पर नियंत्रण कर सकता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो हमारा जो लागत है, लागत लेखा एक विधि होती है जिसमें उत्पादन व्ययों का इस प्रकार से उचित ढंग से वितरण या प्रस्तुत किया जाता है जिससे मार्गदर्शक द्वारा उत्पादक अपने व्यापार पर नियंत्रण कर सकता है। यह कथन किसका था? तो ये कथन था हमारे हेरोल्ड जेम्स का। किनका था? हेरोल्ड जेम्स के द्वारा ये कहा गया था। समता अनुपात में क्या शामिल होते हैं? जो हमारा समता अनुपात है इनमें हमारे शामिल होते हैं आवंटित समय और कुल समय। जो हमारा समता अनुपात होता है इसमें आवंटित समय और जो कुल समय होता है वह शामिल होता है किसमें? समता अनुपात में। सामग्री नियंत्रण की ABC प्रणाली किससे संबंधित होती है? तो जो हमारी सामग्री नियंत्रण की ABC प्रणाली होती है वह वस्तु के वर्गीकरण में शामिल होती है। तो यह तकनीकी उसके अंतर्गत आती है और यह वस्तु वर्गीकरण के अंतर्गत आती है।